मित्रों, आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज पढ़ने के बाद, इसे पूरा वीडियो देखने के बाद आप कभी भी वर्णमाला के सवाल गलत नहीं करोगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड अथवा टुकड़े ना हो सकें। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपके दिमाग में ये आता होगा कि वर्ण और ध्वनि क्या है। तो मित्रों, ध्वनि और वर्ण में अंतर है। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसी भी आवाज़ को कहते हैं जो आपको सुनाई देती है। जबकि वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी ध्वनि को लेखन रूप में यानी लिपि के रूप में एक प्रतीक होता है। तो जैसे आप किसी वस्तु को तोड़ते हैं तो जो कट की आवाज़ आती है, कोई भी आवाज़ आती है, वो ध्वनि है। जबकि लिपि क्या है? लिपि जिस रूप में लिखी जाती है, भाषा को जिसमें लिखते हैं, वो लिपि होती है। और लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो आइए देखिए, वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मानक वर्ण जिनकी संख्या 52 है। तो इन मानक वर्णों को दो कैटेगरी में रखा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? ऐसी ध्वनि, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप में बोला जाता है। ये स्वतंत्र मूल वर्ण होता है। स्वर के उच्चारण में वाव की गति अबाध होती है, अर्थात स्वर के उच्चारण में वाव गले से लेकर मुख तक कहीं रुकती नहीं है, वो बिना बाधा के साथ निकलती है। ऐसे व्यंजन देखिए, व्यंजन वह होता है, ऐसा वर्ण होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अर्थात व्यंजन में सबाद यानी व्यंजन को बोलते समय कहीं न कहीं वाव रुकती है, बाधा के साथ निकलती है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं जो स्वरों के बाद आते हैं, उसके बाद 39 व्यंजन हैं। तो देखिएगा, स्वर जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं? हस्व स्वर या मूल स्वर होता है, 4 होता है। ऐसा स्वर जो कम वाव के साथ बोला जाता है, कम ताकत से बोला जाता है, आ ई उ रे, ये 4 हस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर क्या है? देखिए, ऐसा स्वर जो ज़्यादा ताकत से बोला जाता है, थोड़ा इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ताकत से बोला जाता है, बड़ा होता है, इसमें द्विमात्रा होती है, इसीलिए द्विमात्रिक होता है। और हस्व स्वर में एक मात्रा होती है। तो देखिएगा, इनकी दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आ का निर्माण छोटे ए धन छोटा आ यानी छोटा आ धन छोटा आ से होता है। ऐसे ई का निर्माण ई और ई से, ऊ का निर्माण ऊ और ऊ से। संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 है। आप देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त माने जो अन्य मतलब या अनेक अक्षरों से मिलकर बने, स्वरों से मिलकर बने, वो क्या हो? तो संयुक्त जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बन रहा है, ये देखिए, आ और ई से ए का निर्माण होता है, बड़ा और ए से ऐ का निर्माण होता है, आ और ऊ से ओ का निर्माण होता है, बड़ा आ और ओ से ओ का निर्माण होता है। चारों के चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। इसी के बाद एक प्लुत स्वर भी होता है जो 11 स्वर में तो नहीं आते हैं, पर एक मात्रा यानी उच्चारण की मात्रा को बतलाता है। तो प्लुत स्वर बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर होता है। इसका प्रतीक 5 को 2 बार लिखते हैं, यानी 5 को लिखते हैं 5 के रूप में, 1 बार या 2 बार, या फिर हिंदी के 3 के रूप में होता है। जैसे हमने राम को लिखा तो इसके आगे इस तरीके से लगा दिया। तो रा के बाद 5 ऐसे 5 के रूप में प्लुत स्वर के लगा दिया, प्लुत स्वर को माँ लिखा, तो इसके उच्चारण को ये बढ़ा देगा। तो हम जब भी इसको बोलेंगे रा, तो काफ़ी समय तक इसको बोलेंगे, यानी
3 मात्रा के उच्चारण के बराबर इसका हम उच्चारण करेंगे, राम, इस तरीके से। आगे देखिए, अयोगवाद 2 होते हैं जो स्वरों के बाद आते हैं। देखिए, अनुस्वार, अनुस्वार अनुमान्य होता है बाद में स्वर, यानी स्वर के बाद जो है अनुस्वार होता है, इनकी संख्या 1 होती है। तो अयोगवाद में अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार अंको कहा जाता है, आ के ऊपर बिंदी है। ये अनुस्वार अयोगवाह है, अर्थात ये किसी के भी साथ प्रयोग होता है, सभी के साथ प्रयोग होता है, वाक है। विसर्ग देखिए, विसर्ग क्या होता है, आह को विसर्ग कहते हैं। तो ये अयोगवाह के 2 अक्षर हैं स्वर के। आगे देखिए, व्यंजनों की संख्या 39, जिसमें मूल व्यंजन 33 हैं। सबसे पहले देखिए, पंचम वर्ग के व्यंजन, यानी पंचवर्ग के व्यंजन। तो पंचवर्ग के व्यंजन 25 होते हैं, जिसे स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। कावर के व्यंजन, चावर के व्यंजन, टावर के व्यंजन, तावर के व्यंजन और पावर के व्यंजन। तो का से लेकर माँ तक, का, खा, गा, घा, अंगा, और ऐसे ही आगे पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे के सारे 25 अक्षर क्या हैं, पंचम वर्ग के अक्षर हैं, स्पर्शी व्यंजन है। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें से या और वा अर्ध स्वर भी कहलाता है, अर्थात ये स्वर के उच्चारण के हिसाब से कुछ न कुछ उसकी अवस्था में आता है। इसको बोलने में वाव कुछ हद तक कम बाधा के साथ निकलती है। व्यंजनों की श्रेणी के जिस व्यंजनों के आधार पर जो व्यंजन में बाधा होती है, उन सभी व्यंजनों की अपेक्षा इन दोनों में कम बाधा होती है वाव की, इसलिए इसको इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। तीनों सा और हा, सीटी वाला सा, खड़कोड़ वाला सा और सरौता वाला सा और हा। इसे खड़कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको 6 कोण मिलेंगे, 6 मुख्य कोण मिलेंगे, इसीलिए इसको खड़कोण कहा जाता है। 1 2 3 4 5 देखिए, और 6, इसके अंदर इसमें 6 कोण मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको खड़कोण कहते हैं। आगे देखिए, संयुक्त अक्षर या मिश्रित व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। उस व्यंजन क्या होता है, उस व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसको बोलने में ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए, संयुक्त अक्षर या मिश्रित व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छत, छत किससे बनता है, क्या ईंट और गारे से? नहीं मित्र, ईंट और गारे से नहीं, वो तो घर वाला छत बनता है। इस छत का निर्माण होता है का और सा से। का पे हलंत प्लस खड़कोड़ वाला सा, तो का और सा के से मिलकर क्या बनता है, छत। ऐसे ता और रा से त्रा, जा और यहाँ से ज्ञा, सा और रा से सरा। आगे देखिए, द्विगुण या अगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है। डा के नीचे बिंदी, ढा के नीचे बिंदी, तो पढ़ा जाएगा अड़ा ढा, अड़ा ढा। ये 2 द्विगुण व्यंजन है, इसमें 2 गुण हैं। अगुण व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसको बोलने में बड़ा अगुण होता है, बोलने में कठिनाई होती है। आगे देखिए मित्रों, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए, अग्र स्वर होता है, वह स्वर जिनका उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है, यानी जीभ के अग्र भाग के सहयोग से होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। इ, ई, ए, ऐ, ये चारों अग्र स्वर हैं। इसको बोलने में जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग होता है, जिसकी सहायता से बोला जाता है। आप मध्य स्वर को देखिए। मध्य स्वर ऐसा स्वर जिसको बोलने में जीभ के मध्य भाग की जरूरत पड़ती है। आ अकेले, तो मध्य स्वर में कौन आता है, आ। आगे देखिए, पश्च स्वर क्या होता है, जीभ के पश्च भाग के सहयोग से उच्चारण जिसका हो वो पश्च स्वर होता है। बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और आप इस तरीके से बिंदी, ये आगत है, ये आया है, बाहर से आया है, हाँ विदेश से आया है।
इसे क्या बोलेंगे? आगत स्वर। इसी तरीके से इसमें एक और स्वर है बड़ा आ, ये भी आया है, ये अंग्रेजी के डबल ए से निर्मित हुआ है। तो इसमें से कौन सा स्वर ऐसा है जो अंग्रेजी के डबल ए से निर्मित होता है? वो है बड़ा आ। आगे देखिए, ओष्ठ की स्थिति के अनुसार के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार नहीं घूमता वो स्वर अवृतमुखी स्वर हैं। अ आ इ ए। बोलिए, बोल के देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा, मतलब आपको मिलेगा कि हमारे मुख जो है वो वृत्ताकार नहीं होंगे। तो वृत्तमुखी स्वर देखिए कौन कौन से, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार हो, घूमे। उ ओ औ, देखिए आपके ओंठ क्या होंगे? वृत्ताकार होंगे। तो ये चारों क्या हैं? वृत्तमुखी हैं। और ये क्या हैं? अवृतमुखी हैं। मुख विवर खुलने के आधार पर, तो मुख्य विवर खुलने के आधार पर संवृत्त जिनके उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है, यानी जो गला से बाहर तक मुख का रास्ता है वो लगभग काफ़ी हद तक बंद रहता है, तो इसके उच्चारण में देखिए ये कौन कौन से होते हैं? चार। ई उ। अर्ध संवृत्त जिनके उच्चारण में मुख विवर आधा बंद रहता है, ए ओ। विपरीत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, बड़ा आ। अर्ध विपरीत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, आ ए औ। आगे देखिए मित्रों, अनुस्वार क्या होता है? जिसके उच्चारण में वाव मुख के साथ साथ नाक से निकले। लेकिन ध्यान दीजिए मित्रों, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर है। अनुस्वार जिसमें नाक से अधिक हवा निकलती है, अनुनासिक जिसमें नाक से कम हवा निकलती है। तो स्वरों में अनुस्वार होता है अंग, और व्यंजनों में अनुनासिक होता है पंचम वर्ण का अंतिम व्यंजन। अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये पांचों क्या हैं? अनुनासिक हैं। आगे देखिए, जात के आधार पर सवर्ण अथवा सजाति, ऐसे स्वर जो समान स्थान से समान प्रयत्न से बोले जाते हैं, जैसे अ आ इ उ। ये आपके दोनों दोनों दोनों, यानी ये दो दो दो, 6 ऐसे स्वर हैं जो सजाती हैं। अ आ सजाती है, ई सजाती है, और उ भी सजाती है। असवर्ण अथवा विजाति ऐसे स्वर जो प्रयत्न स्थान के आधार पर समान नहीं होते, आ ई उ ऐ। आगे देखिए मित्रों, आज व्यंजन को देखेंगे। इसके बाद हम स्वरों के बाद व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, स्वर अथवा स्वरयंत्रों के संघर्ष की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को अगर हम कैटेगरी में बांटे तो देखिए, व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, संयुक्त अक्षर या मिश्रित व्यंजन होता है, आगत या द्विगुण या अगुण व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन को देखें तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होता है, इनकी संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन को देखें तो इन्हें पंचवर्ग के व्यंजन भी कहा जाता है, इनकी संख्या 25 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के व्यंजन 5 व्यंजन सभी में आते हैं। देखिए, का वर्ग व्यंजन कंठ व्यंजन, इसका देखो उच्चारण इसका कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उच्चारण के स्थान पर इसे कंठ वर्ण कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है। वो ट्रिक क्या है? देखिएगा, कताम दाओ, इनके पहले पहले अक्षर से का ताम दाओ 2-4 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। का से कंठ, ता से तालव्य, मा से मूर्धन्य, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। कई बार एग्जाम में पूछा है कि ठा का उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया कैसा व्यंजन है? ठा देखिए, का ताम, ये माँ वाले पे बन रहा है तो मूर्धन्य है। इनकी संख्या 25 है। आगे और भी देखिए, उस व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। तीनों सा और हा, बताए थे ना कि अंदर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है इनको वाव से, वाव का गले में, मुंह में, तो इसलिए इनको उसमें व्यंजन कहा जाता है अथवा संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर देखिए, मिश्रित व्यंजन, ये इनकी संख्या 4 है। छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, मैंने भी बात किया था कि छत का और सा से, त्रा, ता और रा से, ज्ञा, जा और इया से, स्रा, सा और रा से, लेकिन जो इनका पहला वर्ण होता है उस पर हलंत जरूर लगता है। इस तरीके से ये निर्मित होते हैं। आगत व्यंजन ये 2 हैं। देखिएगा, द्विगुण व्यंजन, अगुण व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें, ड़ा और ढा, इनकी संख्या 2 है। आगे देखिए मित्रों, अंतस्थ व्यंजन कैसे, अगर हम बात करें उच्चारण में, तो इसके मुंह के अंगों से यानी इसके उच्चारण में मुंह के अंग अपूर्ण स्पर्श करते हैं, यानी स्पर्श सही से नहीं करते।
देखिए, या तालव्य व्यंजन है, तालव्य के सहयोग से बोला जाता है, तालु से। देखिए, रा मूर्धन व्यंजन है, मुंह से बोला जाता है। ला दंत व्यंजन है और वा दंत ओष्ठ व्यंजन है। आगे देखिए, अर्धस्वर, अर्धस्वर दो होते हैं, या और वा भी बात हो चुकी थी। उस व्यंजन सा हा ये 4 होते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंत और कंठ से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, कई बार बात हुई है। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। अब सवाल होता है कि स्पर्श व्यंजन में जो कंठ है ये और तालव्य है, मूर्धन है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ वाले व्यंजन और कौन कौन से होते हैं, व्यंजन के अतिरिक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मित्रों देखिए, कंठ, कंठ से उच्चारित व्यंजन 5 तो ये हो गए, लेकिन इसके अतिरिक्त स्वर कितने होते हैं? तो कंठ के अंतर्गत स्वर भी आते हैं, अ, आ, हा और विसर्ग, ये भी कंठ के उच्चारण में आते हैं। ऐसे तालब में चा, छा, जा, झा, इया तो होता ही है, इसके अतिरिक्त इ, या और सा, ये दोनों जो अंतस्थ हैं ये भी आते हैं, तालव्य से उच्चारित होते हैं। ऐसे मूर्धन्य मुंह से उच्चारित होने वाले टा, ठा, डा, ढा, आड़ा तो होता ही है। रा, खटपड़ वाला सा और री भी इसमें आता है। आगे देखिए, दंत, दंत वाले उच्चारण वाले व्यंजन ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना तो होता ही है, पर ला और सा भी इसमें आता है। ओष्ठ व्यंजन देखिए, पा वर्ग के व्यंजन, ऐसे ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा तो होता ही है, इसके अतिरिक्त उ और ऊ भी इसमें आता है, तो इस पर भी सवाल बनता रहता है मित्रों। आगे देखिए, पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर सभी 5वें अक्षर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के आड़ा, सॉरी, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा होता है। आगे देखिए, इस पर संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा, इया को भी कहते हैं, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, क्योंकि स्पर्श संघर्षी इसलिए, ये तो स्पर्श करने वाले व्यंजनों में, स्पर्शी व्यंजनों में संघर्ष व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, इया। वा दंतोष्ठ व्यंजन है। ए कंठ तालव्य व्यंजन है। ओ कैसा है? कंठोष्ठ है उच्चारण की दृष्टि से। आगे देखिए मित्रों, स्पर्श व्यंजनों में अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो देखिएगा, ये पंचम वर्ग के जो व्यंजन है, पंचवर्ग के व्यंजन है, इसमें ये का वर्ग का व्यंजन है, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनमें इनमें जो पहला लाइन का व्यंजन है, ऊपर से नीचे तक, ये और ये दोनों, तो पहला वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, ये दोनों वर्ण सभी, द्वितीय, पहला और दूसरा वर्ण, ये अघोष हैं। आगे देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों वर्ण ये स्पर्शी व्यंजन के सघोष हैं। आगे देखिए मित्रों, एक एक को देखो, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? वैसे भी आप समझिए, अल्प जो प्राण है, प्राण बीच में नहीं रहता, किनारे किनारे, तो अल्प छोटे छोटे प्राण हैं, यानी कम है इनसे। किसी को मारोगे तो किनारे हाथ पैर मारेंगे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन बीच में मारेंगे तो क्या होगा? उसका महाप्राण निकल जाएगा ना। तो ऐसे समझिए, अल्प प्राण जो होता है वो किनारे किनारे होता है और यहाँ बीच में भी होता है। बाकी जो बीच में दोनों हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो क्या है? अल्पप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण। तो समझिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्पप्राण। अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, कौन कौन से? यार, अलावा, ये भी आते हैं, यार, अलावा, ये चारों व्यंजन अल्पप्राण में भी आते हैं। आगे देखिए, वाव की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण, अभी तक हम जो अल्पप्राण और महाप्राण देख रहे थे, ये कैसे व्यंजन है? ये वाव की मात्रा के आधार पर है, यानी हम कितनी ताकत से कितना वाव निकालते हैं, उस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण उच्चारण में, अल्पप्राण व्यंजनों के उच्चारण में वाव अल्प मात्रा में निकलती और हकार की ध्वनि नहीं होती। पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, इसके साथ साथ यार, अलावा और सभी स्वर भी आते हैं अल्पप्राण में। तो अल्पप्राण में कौन कौन आते हैं देख रहे हैं? पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और यार, अलावा और कौन? स्वर। आगे देखिए, महाप्राण। महाप्राण के में देखिए, महाप्राण होता क्या है? इसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में व कंठ से हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा वाव निकलना पड़ता है। तो ऐसे में महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे व्यंजन। इसके साथ साथ सा, 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 हा, अभी आप पढ़े होंगे, इसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
तो संघर्षी के साथ साथ संघर्ष करना पड़ता है, तो भाई ताकत तो लगानी पड़ेगी ज़्यादा। तो महाप्राण में दूसरा, चौथा और कौन से, सा सा हा भी होता है। आगे देखिए मित्रों, ध्वनि की मात्रा के आधार पर अघोष और सघोष, सघोष को घोष भी कहा जाता है। ये ध्वनि की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष